हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड की होने वाली है। सेमेस्टर थर्ड में जो आपकी इकोनॉमिक्स है, आज हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपकी इकोनॉमिक्स है, इसका नाम है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, बिहेवियरल फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंटरैक्शंस। ये हमारी पूरी ही बुक का नाम होने वाला है। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये 90 मार्क्स का होगा और आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होगा। और देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ थोड़े से निर्देश दे रखे हैं जो कि आपको पढ़ने अनिवार्य हैं। यानी देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए में से आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड पार्ट बी में से आपको एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आपको पार्ट ए में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और पार्ट बी में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो टोटल आपको 6 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। और देखिए, आप जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हमने ये इंग्लिश में देखे थे, वही निर्देश हमारे हिंदी में दे रखे हैं कि ये जो पूरा ही क्वेश्चन पेपर है ये 2 भागों में विभाजित है, का और बा में। आपको का में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और बा में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हिंदी या फिर अंग्रेजी दोनों में से आप एक भाषा का चयन कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा पार्ट ए यानी पार्ट का चल रहा है। पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप देख सकते हैं, जिसको कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी था, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। ठीक है, चलिए देख लेंगे इसको हिंदी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का है, कम्यूर नाश्ता करने के लिए 24 रुपए लेकर एक रेस्टोरेंट में गया। उसके पास समोसा और सैंडविच खरीदने के विकल्प थे, जिनकी कीमत क्रमशः 4 और 6 रुपए थी। इस मामले में एक बजट रेखा खींचिए। यानी आपको देखिए, एक व्यक्ति है जो कि 24 रुपए लेकर एक रेस्टोरेंट में गया था। उसके पास समोसे और जो सैंडविच होता है वो खरीदने का ऑप्शन था। तो इन दोनों की जो कीमत है वो आपको 4 रुपए और 6 रुपए दे रखी है। तो आपको इसमें एक बजट आरेख खींचना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बजट आरेख खींचकर बताना है। इसका जो खा पार्ट है वो है, यदि वस्तु एक्स की कीमत दुगनी हो जाती है और वस्तु वाई की कीमत आधी हो जाती है तो क्या तीव्र या समतल हो जाएगा। यानी देखिए, अगर कोई वस्तु एक्स है, उसकी जो कीमत है वो दुगनी हो जाए और जो वाई है उसकी जो कीमत है वो आधी हो जाए, तो क्या होगा? क्या बजट के जो तीव्रता है वो ज़्यादा हो जाएगी या समतुल हो जाएगी? ये आपको बताना है सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा आपका वो है गा। गा कह रहा है हमारा, यदि सभी कीमतें दुगनी हो जाएं, यानी हर चीज़ की जो कीमत है वो दुगनी हो जाए और उपभोक्ता की आय भी दुगनी हो जाए, यानी जो खरीदने वाले हैं उनकी भी आय दुगनी हो जाए। ठीक है, तो क्या उपभोक्ता की स्थिति बेहतर होगी या ख़राब हो जाएगी? यानी देखिए, अगर सभी चीज़ों की जो कीमत है वो दुगनी हो जाए लेकिन जो कमाई है वो भी दुगनी हो जाए, तो आपको को बताना है कि जो उपभोक्ता होगा उसकी जो स्थिति होगी वो बेहतर होगी या और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ इंग्लिश में दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड यहाँ हमारा हिंदी में दे रखा है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है वो है, यदि वस्तु एक्स अच्छा है और वाई खराब है तो कुछ अंधिमान वक्र खींचे और उपभोक्ता की बढ़ती आय के साथ वरीयता दिशा को भी अंकित कीजिए। यानी देखिए, अगर एक वस्तु है एक्स जो कि अच्छी है और दूसरी जो वस्तु है वो है वाई जो कि खराब है, तो आपको इस संदर्भ में एक अंधिमान वक्र खींचना है जो कि उपभोक्ता की बढ़ती आय और उसकी जो वरीयता को दर्शाने का कार्य करेगा। ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर खा है हमारा, बजट रेखा के साथ अंधिमान वक्र की स्पर्शता आवश्यक है लेकिन इष्टतमता के लिए पर्याप्त स्थिति नहीं है, इसे दर्शाइए। यानी देखिए, जो बजट आरेख होता है उसको खींचने के लिए अंधिमान वक्र की जो स्पष्टता है वो आवश्यक होता है, लेकिन इष्टतमता के लिए पर्याप्त स्थिति नहीं हो तो उसको आप कैसे दर्शाएंगे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, एंड इसका जो गा पार्ट है वो है, रेखा चित्र की सहायता से अंधिमान वक्र के 4 गुणों को स्पष्ट कीजिए। यानी आपको एक रेखा चित्र खींचना है जिसकी सहायता से जो अंधिमान वक्र होता है उसके 4 गुणों को आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ आपका ये पूरा ही इंग्लिश में दे रखा है
एंड देन यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जिसमें एक्स आयकर और मात्रा कर दोनों सरकार के लिए समान राजस्व उत्पादन करते हैं। उपभोक्ता के लिए कौन सा कर अपेक्षाकृत बेहतर होगा? आरेख का उपयोग करके दर्शाएं। यानी आपको इसमें आरेख का उपयोग करके बताना है कि जो उपभोक्ता है उसके लिए कौन सा कर जो है अपेक्षाकृत बेहतर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा खा है हमारा, यदि समान x और समान y दोनों सही विकल्प हैं तो समान x के लिए आय प्रस्ताव वक्र और एंजल वक्र बनाइए। यानी देखिए कोई समान है जो कि x और y है और दोनों ही सही हैं, तो आपको x के लिए x के लिए आय प्रस्ताव वक्र और एंजल वक्र बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गा है हमारा, अंदिमान वक्र की मदद से किसी भी दो वस्तु x और y के लिए एक सकारात्मक मोनोटोनिक परिवर्तन बताएं। यानी आपको इसमें अंदिमान वक्र की सहायता लेनी है, मदद से एक वस्तु x और y के लिए सकारात्मक मोनोटोनिक परिवर्तन बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप जैसे कि देख सकते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है एंड देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी में दे रखा है, जो कि है हमारा, यदि वस्तु x एक निम्न वस्तु है तो आरेख का उपयोग करके सेलेटेस्की की मूल्य प्रभाव के अपघटन को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में दर्शाइए। यानी यहाँ पर एक वस्तु x है जो कि एक निम्न वस्तु है, तो उसका आरेख का उपयोग करते हुए सेलेटेस्की के मूल्य प्रभाव के अपघटन को प्रतिस्थापित प्रभाव करके आपको यहाँ दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपका खा है, बीमा के मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी जो बीमा होता है उसके जो मूल्य होते हैं उनकी अवधारणा को आपको इस क्वेश्चन में उसकी अवधारणा को आपको इस क्वेश्चन में स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ ये हिंदी में दे रखा है। हमारा जो का पाठ है वो है, यदि उपभोक्ता का अपेक्षित उपयोगिता फलन जोखिम से बचने का संकेत देता है तो आरेख का उपयोग करके निश्चिता समक्ष अपेक्षित खपत जोखिम प्रतिमेय को दर्शाना है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन खा है हमारा, ओवरटाइम मजदूरी में वृद्धि निश्चित रूप से श्रम की आपूर्ति को बढ़ाती है, इसके आरेख का उपयोग करके दर्शाइए। यानी जो ओवरटाइम मजदूरी होती है वो निश्चित रूप से जो श्रम होता है उसको उसकी जो आपूर्ति है उसको बढ़ा देती है। ये आपको आरेख के माध्यम से बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बी पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, अब इसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश में दे रखा है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हिंदी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो का पार्ट है वो है, उत्पादक इनपुट सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। इसका उपयोग करते हुए आइसोक्वाट के गुणों और आइसोक्वाट के समूहों पर चर्चा कीजिए। जहां भी आवश्यक हो आरेखों का उपयोग कीजिए। यानी आपको इसमें और यहाँ पर आपको उत्पादन इनपुट सिद्धांत को बताना है और आइसोक्वाट के गुणों को भी आपको इसमें बताना है। और यहाँ आपको एक आरेख का भी यूज करना है। जहां जहां आप आरेख का यूज कर सकते हैं वहां वहां आपको आरेख भी बनाना है। ठीक है, और इसका हमारा खा पाठ है, स्केल पर प्रतिफल बढ़ने और घटने से क्या तात्पर्य है? स्केल पर प्रतिफल बढ़ने और घटने के क्या कारण होते हैं? यानी आपको स्केल पर प्रतिफल के जो बढ़ने और घटने का क्या तात्पर्य होता है ये आपको बताना है, और स्केल पर प्रतिफल बढ़ने और घटने के क्या कारण होते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इंग्लिश में दे रखा है और इसको भी ए पार्ट बी पार्ट में डिवाइड किया गया है एंड सी पार्ट में। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। इसका हमारा का पाठ है, दीर्घकाल औसत लागत वक्र विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्र का निचला स्तर है। इस कथन को आरेख की सहायता से स्पष्ट की। यानी इस क्वेश्चन में आपको आरेख बनाकर इस जो ये स्थिति आपको दे रखी है ये आपको स्पष्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खा पाठ, जैसे कि आप देख सकते हैं खा पाठ में बताया गया है, मान लीजिए कि एक विशेष फॉर्म 2 इनपुट का उपयोग करके आउटपुट का उत्पादन करते हैं जो पूरी तरह से सब्स्टिट्यूटेबल हैं। दिए गए इनपुट मूल्य के लिए फॉर्म अपने न्यूनतम लागत
इनपुट सहयोग का चयन कैसे करेगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट इसी में आपको बताना है आइसोकोस्ट रेखा लाइन और आइसोकोस्ट वक्र का उपयोग करके स्पष्ट कीजिए। अब यदि इनपुट की कीमत घटती है तो फॉर्म अपने नए इनपुट संयोजन का चयन कैसे करेगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गा। गा है हमारा अर्थव्यवस्थाओं और अपमित व्ययता के दायरे से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इसमें अर्थव्यवस्थाओं और अपमित व्ययता के दायरे जो होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, आपका क्या तात्पर्य है, आपको बताना है, वो भी उदाहरण के साथ। यानी आपको इसमें उदाहरण भी देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इंग्लिश में दे रखा है एंड फिर इसी का पी पार्ट एंड सी पार्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि इंग्लिश में है एंड यहाँ डी पार्ट भी है हमारा। फिर उसके बाद में अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में हमारा का है एक फॉर्म की परिहार्य लागत और निगमन लागत के बीच क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खा। खा है हमारा तकनीकी प्रतिष्ठानों की सीमांत दर को परिभाषित कीजिए और यह सीमांत उत्पादों से कैसे संबंधित है, इसे स्पष्ट करना है आपको, यानी इसको आपको दर्शाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गा पार्ट। जैसे कि देख सकते हैं गा पार्ट है हमारा एक प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए आपूर्ति के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। यानी एक प्रतिस्पर्धी जो फर्म होता है उसके लिए जो आपूर्ति सिद्धांत होता है वो आपको बताना है। इनपुट मूल्य में परिवर्तन फर्म की आपूर्ति वक्र को कैसे प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में आगे आपको बताना है इनपुट मूल्य में जो परिवर्तन फर्म होता है वो किस तरह से आपूर्ति वक्र को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा मांग फलन और व्युत्क्रम मांग फलन के बीच क्या अंतर है। यानी आपको इसमें मांग फलन क्या होता है और व्युत्क्रम मांग फलन क्या होता है, इसके बीच के अंतर को बताना है। तो पहले आपको मांग फलन डिफाइन करना होगा, फिर व्युत्क्रम मांग को डिफाइन करना होगा, फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना होगा। और यहाँ आपका पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।